तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर भाई आपको अपने धर्मा बोर्ड को अपग्रेड करवाना है, तो पैसे लगेंगे भाई और पैसे कमाने पड़ेंगे यानी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आगे देखो अगर आपको कल्टीवेशन भी करनी है तो रिसोर्सेज तो चाहिए। तो ज़ू इस समय विचारों में था। इसे चाहिए स्पिरिचुअल स्टोन्स, फिजिकल भी कुछ सामानें चाहिए, पिल्स भी बनाने हैं भाई। क्योंकि देखो इसका जो महीने की कमाई है, जो इसको मिलता है क्राइम डिपार्टमेंट से, वो है 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स। व्हाइट बोलूस से ये कमा पा रहा है 20 स्पिरिचुअल स्टोन महीने का, अगर ठीक-ठाक मेहनत करता है तो। यानी ये महीने का कमा रहा है 23 स्टोन्स। लेकिन इसको कल्टीवेशन फास्ट करना है, तो हर दिन चाहिए इसको 1 स्पिरिचुअल स्टोन। उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा तभी तो भाई। और कुछ सामान नए खरीदने का कम से कम 10-12 स्पिरिचुअल स्टोन लगेंगे। और वैसे भी एक चीज़ ये सोचो कि 1 महीने का आपको 30 स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ता है। कुछ तो करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसको मिनिमम 60 कमाने पड़ेंगे और 60 कमाओगे तो बस ज़िंदगी चलेगी। धर्मा बोर्ड भी अपग्रेड करना है, तो आप समझो ज़ू अपना-अपना कैलकुलेशन कर रहा था। अब इसके दिमाग में आता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र जाऊँ। दूसरा एक था कि वो बाउंटी हंटिंग करे, लोगों को मारे। तीसरा खुद समुद्र में जाए और मटेरियल-वटेरियल खुद जमा कर ले। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र जाना है तो उस पर ज़्यादा कंट्रोल फर्स्ट पीक वालों का है और उसके लिए आपको फर्स्ट पीक का कोई गाइड लगेगा, तो वो आपसे भी पैसे लेगा। तीसरा सही था समुद्री क्षेत्र में जाना, लेकिन उसके लिए आपका कल्टीवेशन भी अच्छा होना चाहिए और धर्मा बोर्ड भी ठीक-ठाक की होनी चाहिए। तो सबसे जो फास्ट कमाने का तरीका था वो बाउंटी हंटिंग ही था। अपने सारे डिसाइपल्स को भी मार सकते हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उससे बेटर ये है कि जो बाउंटी लिस्ट में लोग हैं उन्हें निपटाओ। इस दौरान ये बैठा हुआ था अपने कल्टीवेशन में इसका टोकन पर, क्योंकि आप टोकन से बात भी कर सकते हो अपने कि जूनियर ब्रदर मैं हूँ किनपेंग। और वो बोलता है फिर कि मैंने दुकान पे जो देखा था वो आप ही थे क्या? काफ़ी बदल गया हो। मुझे समय लगा आपको पहचानने में, क्योंकि देखो ये बंदा वही है जब ये लोग साथ में आए थे, तो ज़ू उस समय बंजारे की तरह था, गंदा रहता था एकदम। तो अभी कितना साफ-सुथरा है तो पहचान नहीं पाया था वो। और ये बोलता है देखो मेरी क्लैन जो है ना वो यही सब का बिज़नेस करती है, पौधों-वौधों का ही, औषधीय पौधों का। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़े कीमती होंगे। ज़ू समझ जाता है कि किनपेंग थोड़े पैसे ऐसे कमाना चाहता है, स्पिरिचुअल स्टोन्स। तो ज़ू मान जाता है क्योंकि उसे वो वाला भी चाहिए था ना, वो जो हॉर्सशू क्रैब दिखाया था। फिलहाल 6 दिन निकल जाते हैं। ज़ू अपना हर दिन जाता था क्राइम डिपार्टमेंट और बाउंटी लिस्ट को अपडेट भी करवाते रहता था। वो जो इसके जो भी स्पाई वगैरह थे, वो भी इसे इन्फॉर्मेशन देते थे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करते बाउंटी लिस्ट वाले, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। अगर आप बता दोगे कि ये बंदा वहाँ बैठा है, तो कोई और जाके उसको निपटा सकता है। शुरुआत में उसको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था ज़ू को, तो ये नया कुछ स्ट्रैटेजी लगाता है। इस दौरान क्राइम डिपार्टमेंट में एक नया डिसाइपल आ चुका था। और बेसिकली देखो ये बंदा ना, जैसे ज़ू अपना शायद 6 यूनिट में है, ये बंदा 3rd यूनिट में सीधा अर्थ ब्यूरो का कैप्टन बन जाता है, जो भी नया जॉइन करता है। तो बंदा था खतरनाक जो भी था। और अचंभित देखो नॉर्मली इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इतना जल्दी कैप्टन सीधा बन जाता है तो। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता कि वो बंदा जो कैप्टन बना था, वो इंसान नहीं था। ज़ू उसे एक बार दूर से देखता है। ये वही बंदा था जो उस दिन 3rd हाइनेस के बाजू में खड़ा था। और देखा था इसने कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ भी थी जो कि इंसान नहीं थी। और बाकी भी जो यूनिट 6 के लोग थे, वो भी तो जाँच-पड़ताल करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है। इन्हें मरफ़ॉक्स बोलते हैं। फ़ॉक्स मतलब जैसे मरमेड वगैरह होती है वैसे, समुद्री मछलियाँ टाइप जो इंसान होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो वाले। तो ये बंदा क्योंकि इसका स्टेटस भी हाई है, अपने भी वो मरफ़ॉक्स में, फ़ॉक्स में, तो इसको इसलिए कैप्टन मिल गया था। तो देखो, जो 7th पीक के मास्टर हैं, उनके 3 सक्सेसर्स हैं, 2 मेन और 1 वुमन। इन्हें आप एक तरह से कह सकते हो क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस जो भी। ये यहाँ पर बहुत सारे रूल्स चेंज कर सकते हैं। मतलब पीक लॉर्ड के अलावा अगर कुछ कंट्रोल कर सकता है कोई 7th पीक को, तो वही 3 थे। और जो 7th लॉर्ड हैं, मतलब 7th पीक के लॉर्ड हैं, वो बहुत फेमस हैं पूरे साउथ फिनिक्स में। और जो सबसे बड़े वाले उनके शिष्य हैं, जिन्हें ग्रैंड हाइनेस भी कहते हैं, वो बहुत समय से कल्टीवेशन में किसी एक लेवल को पार करना चाहते हैं। सालों से वो बाहर नहीं आए थे। और ज़ू ने सुना था वो काफ़ी मिस्टीरियस है। जब वो फाउंडेशन लेवल पे थे, तो सेम लेवल के बहुत लोगों को मार चुके थे। मतलब उनके काफ़ी चर्चे हैं। ये सब डिस्कशन चल ही रहा था। तभी इनके जो यूनिट 6 के कैप्टन थे, वो अपना सेव खाते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, "तुम लोग जो बात कर रहे हो ना, ऐसे लोग खून के प्यासे नहीं होते। लेकिन तुम इन्हें परेशान करोगे ऐसे लोगों को, तो फिर तुम नहीं बचोगे।" ज़ू भी समझता है कैप्टन सही तो है। अब सेकंड हाइनेस की बात होती है तो वो लेडी थी, वो हमेशा पब्लिक में दिखती थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी। कैप्टन कहते हैं, "भाई वो दिमाग से बहुत खतरनाक है लेडी।" सबसे ज़्यादा फेमस है अगर कोई फिलहाल तो वो थर्ड हाइनेस है। थोड़ा-सा लौंडियाबाज है, बाकी सब सही है नहीं तो। एक्चुअली ये लोग ये वर्ड नहीं बोलते, मतलब थोड़े पैशनेट आदमी है, थोड़ा अच्छा वर्ड बोलना पड़ता है भाई। और इस बंदे की खास बात क्या है ना, थर्ड थर्ड जो मतलब सक्सेसर है, कि वो इंसानों के अलावा भी जो भी लोग हैं ना, मरमेड वगैरह से, इनसे अच्छा रिलेशन रखता है। कैप्टन भी ये सब सुन रहा था और स्माइल कर रहा था बस। और दू को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको क्या करना है, उसको तो पैसे कमाने हैं बस। नए तरीके ढूँढ रहा था ट्रैक करने के, जो बाउंटी लिस्ट में लोगों के नाम है। तो ज़ू किंग का एक दिन मतलब नाइट शिफ्ट था।
जहाँ पर जुए वगैरह चलते हैं उस एरिया से गलियों से गुजर रहा था, रेड लाइट एरिया वगैरह से, और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन ये फील करते रहता था। लेकिन देखो ज़ू जहाँ से गुज़रता था रात का समय था, लेकिन ग्रीन क्लाउड को इसने निपटाया था। तो आप इस शहर में कोई भी चीज़ छिपा के नहीं देख सकते। तो बहुत लोगों को पता था। ख़ास करके इस गंदे तरीके से मारना, क्रूअल तरीके से, उसकी वज़ह से ये ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। ये उसी लॉज के पास पहुँच जाता है और छिप के था। अंधकार में मानो मिक्स हो जाता है और दूर से नज़र बना के था। क्योंकि देखो बाउंड्री लिस्ट का कोई बंदा इसे मिल नहीं रहा था। ये सोचता है यहीं छिप के देखता हूँ आज। समय गुज़रता है, 4 घंटे बीत जाते। सूर्योदय के आस-पास का समय होने लगा था। एक बंदा वहां दिखाई देता, सराय की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बड़े मूछड़ थे, मतलब ठीक ठाक तगड़ा ही था। जैसे जैसे सराय के करीब पहुंच रहा था वो लॉज के, वो रिलैक्स फील करते जा रहा था। इसको हर दिन के 80 रुपए लगते थे, 80 स्टोन्स। तो मुझे और पैसे कमाने होंगे, ऐसा ये सब बंदा सोच रहा था। ये करीब आ चुका था, आखिरी दूरी लेने ही वाला था। अभी कोल्ड हो रहा ये फील कर, आवाज आती, डाविस्ट रैट। बंदा मतलब अचंभित हो जाता, आंखें इसकी खुली की खुली रह जाती। बहुत तेजी से आगे बढ़ता और बढ़ते बढ़ते पाउडर फेंकता हवा, लेकिन फिर भी ये स्लो था। जब तक ये हाथ आगे बढ़ाता है ना, एक एक डैगर उसके गले की तरफ पड़ता है और सीधा आर-पार निकल जाता है। पीछे ज़ू आ चुका था। चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं था। ज़हरीला पाउडर ज़ू के सामने आपको पता है काम तो करेगा नहीं। अब ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता था इस ओल्ड मैन से, क्योंकि ये तो मर रहा था। वो अंदर देखता है लॉज की तरफ। हाँ, वो बंदा बैठता है ना, वो जो लॉज का ओनर है, और ज़ू बोलता है कि ये बंदा ये चर्च ऑफ डिपार्चर का है। पूरा इसका इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसके ऊपर 15 स्पिरिचुअल स्टोन थे। अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इसके नाम पे बाउंटी थी। ज़ू अब इसके खोपड़ी उखाड़ देता है, बैग में रखता है और कहता है देखो मैंने आपके रूल्स तो तोड़े नहीं, और लाश को इनके तरफ उछालता है, मतलब पैरों से ऐसा करता है और बोलता है कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, ये गिफ्ट समझ लो। अब थोड़ा दूर निकलने के बाद ज़ू सोचता है देखो 15 तो इसने कमा लिए स्पिरिचुअल स्टोन, इसे 45 और कमाने पड़ेंगे महीने के। और जो लॉज का ओनर था ना उसके अंदर भी एक किलिंग इंटेंट देखा जाता है ज़ू की तरफ जाते हुए देखते हुए। लेकिन फिर भी वो हिलता नहीं अपनी जगह से। ज़ू के जाने के बाद इनका गुस्सा शांत होता है और अचानक से यहाँ पर एक एनाकोंडा प्रकट होता है और कुछ कू कू करके आवाज़ निकल रहा था। तो वो समझ जाता है ओल्ड मैन कि क्या बोल रहा है इनका जो साँप है। ये बोलते हैं तुम ये सोच रहे हो मैंने क्यों नहीं मारा उसे? ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये ऐसे ही बोलते हैं कि मैं जब तक ट्रम्प कार्ड यूज़ नहीं करूँगा उसे निपटा नहीं सकता। फिर ये बोलते खाओ, तुम्हारी फैमिली बस खाती है और क्या करती है। एनाकोंडा इस दौरान ये लाश को निपटा देता है और अपनी जगह लौट जाता है। ज़ू रात को ही जाता है, क्राइम डिपार्टमेंट इस खोपड़ी को देता है, 15 स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाते हैं और वापस आते-आते कुछ सोया मिल्क वोया मिल्क पीता है एक दुकान पे बैठ के अपना खाना खा पी के, मतलब अंडे-वंडे एकदम मस्त, फिर अपने धर्मा बोर्ड पे वापस लौटता है। अब देखो इसके पास वो डाओइस्ट रैट जिसको मारा था उसका सैक भी था, तो उसमें भी कुछ आइटम थे, स्पिरिचुअल स्टोन्स भी थे थोड़े बहुत। सामान मिनिमम 3 स्टोन्स में बिक जाएँगे। फिलहाल ये अपनी साधना में फिर लग जाता है। दिन गुज़र जाता है, फिर रात का समय आता है। ज़ू अपनी आँखें खोलता है। आज भी बंदे का नाइट शिफ्ट था। फिर से ये लॉज की तरफ ही जाता है कि आज भी वेट करूँगा, कोई ना कोई बाउंड्री लिस्ट वाला तो आएगा ही। उसी जगह पे छिप जाता है। लेकिन इस बार जो ओनर थे ना लॉज के, वो बाहर आते हैं और कहते तुम्हें क्या लगता है? तुम हर बार आओगे ऐसे और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा? ज़ोकिंग कहता है नहीं। ओल्ड मैन कहते तुम, दाँत पीसते हैं और कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो? हर दिन तुम्हें इधर ही क्यों आना है? सो फिर बोलता है मुझे पैसे कमाने हैं। ओल्ड मैन कहते तो कमाओ ना। इनकी आँखों से ना वो रेसे जैसे फिर से निकलने लगते हैं। वो बड़ी भी इससे खुल जाती, कोल्ड ऑरा फैलने लगती और ये कहते हैं अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरे सराय पे कौन आएगा लॉज पे? तुम्हारी वज़ह से बिज़नेस भी नीचे जा रहा है, तो तुम जाओ अब यहाँ से। ज़ू भी समझ रहा था बात तो देखो इनकी सही है कि हाँ, अगर ये बंदे मारेगा तो सब पता तो चल ही रहा है ना कि लॉज के पास ही लोग मारे जा रहे हैं, तो कोई इनके लॉज में क्यों आना चाहेगा? अब ज़ू यहाँ से जाने लगता है तो ओल्ड मैन को लगता है ये जा रहा है। लेकिन ज़ू बेसिकली क्या करता है, थोड़ी दूर जाके छिप जाता है, तो ओल्ड मैन को और गुस्सा आता है। इनकी खोपड़ी खुलते जा रही थी। बेसिकली शरीर ना इनका, खास करके खोपड़ी 2 भागों में बँट जाता है और अंदर ना एकदम खूनी रेशे दिख रहे थे। एक खतरनाक फ्लक्चुएशन फैलता है। एनाकोंडा भी इस दौरान बाहर निकलता है। ओल्ड मैन इसी की तरफ बढ़ रहे थे, ज़ू देख रहा था और ज़ू फिर कहता है ये पब्लिक गली है, आपका सराय नहीं है। मैं आपके लॉज़ के कोई रूल नहीं तोड़ रहा हूँ। अब ऐसा तो मत बोलना कि अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है तो आप उसकी सेफ्टी की भी ज़िम्मेदारी लेते हो कि वो आपके घर के बाहर नहीं मरेगा या जो भी। ओल्ड मैन कहते बिल्कुल, सेफ्टी की भी मैं गारंटी लेता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है। ज़ू इस दौरान 200 स्पेशल कॉइन्स निकालता है, इन्हें देता है और ज़ू कहता है आप सेफ्टी की भी ज़िम्मेदारी लेते हो ना, तो फिर मैं आपके इनमें 2 दिन रहूँगा। ओल्ड मैन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर से इनकी खोपड़ी छूट जाती है। इस दौरान जब ये थोड़ी दूर जाते हैं, तो फिर से एनाकोंडा की आवाज़ आती है कू कू करके। ओल्ड मैन कहते हैं चुप हो जाओ, वो सही कह रहा था। क्योंकि देखो ज़ू ने कोई रूल नहीं तोड़े हैं, 200 स्पिरिचुअल कॉइन्स भी दे दिए। वो दूर से ज़ू को देखते हैं, ज़ू उनकी तरफ देखता है। फिर उसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं अगर मैं तुम्हें 2 लोगों के नाम बता दूँ जो कहाँ पे हो सकते हैं बाउंड्री लिस्ट में जो हैं, तो तुम क्या यहाँ से दूर रहोगे? और एक इन्फॉर्मेशन ज़ू को पास करते हैं, ज़ेड जो अपना स्लिप होता है उसके थ्रू, और फिर चले जाते हैं। एनाकोंडा भी इस दौरान जा रहा था लेकिन ज़ू की तरफ देखता है फिर जाता है। अब इसमें 2 एड्रेसेस थे टोकन में। ज़ू क्या करता है दोनों का नाम याद रख लेता है। ज़ू ने यहाँ पर कुछ न्यूट्रलाइज़िंग पाउडर भी यूज़ किया।
और जब थोड़ा दूर जाता है तो ज़मीन पे भी जो ज़हर गिराए थे उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। बाकी लोगों को क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद भाई अपना पूरी अपनी कि अगर देखो कोई कहीं जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है तो उसकी एक ऑरा वहाँ पे रहती है, उसे भी खत्म कर देता है। वो वीड्स वगैरह यूज़ करके। ज़ू ने इस दौरान ना उस ओल्ड मैन को 37 प्रकार के ज़हर से प्रभावित किया था। हालाँकि ओल्ड मैन ने रिएक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर देखता है सराय की तरफ फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। नॉर्मल थे उस समय तक, चेहरा एकदम नॉर्मल बना के रखा था। लेकिन अब बदलता है। पिल्स वगैरह खा रहे थे, अलग-अलग प्रकार के जो ज़हर को खत्म कर सकते हैं। और ज़ोकिंग ने इन्हें जो सैक दिया था ना जिसमें 200 स्पिरिचुअल कॉइन्स या जो भी दिए थे, उसे ये चला देते। तो वो कॉइन्स भी खत्म हो जाते। और फिर ये कहते ये बंदा कितना रुतलेस है, पूरे गली को ज़हर से भर दिया था। स्पिरिचुअल कॉइन्स भी इसने जो मुझे दिए थे, उन्हें भी जहरीला बना दिया था। 2 कारण थे, इन्होंने ज़ू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था। एक तो ज़ू की बात सही थी, दूसरा इन्हें समझ में आ चुका था, ये ज़्यादा देर ज़ू के सामने खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वो ज़हर का बहुत उपयोग करता है और ये सोचते जब ये बंदा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? इस दौरान एनाकोंडा कुछ वही फिर से कू-कू वाली आवाज़ निकालता है और इसे सुन के ओल्ड मैन कहते हैं, "तुम्हें वो पसंद आ रहा था और तुम्हें पता है जब वो तुम्हारी तरफ देख रहा था तो तुम्हारे तरफ मतलब तुम्हारे गॉल ब्लैडर की तरफ देख रहा था।" एनाकोंडा शांत हो जाता है। फिलहाल रात का समय था, ज़ू अपना आगे बढ़ता है, टोकन से किसी से बात करता है और आगे बढ़ते जाता है। उस जगह पहुँचता है जहाँ पर पहले शायद कोई रहता था, लेकिन अब कोई नहीं था। फिर दूसरे लोकेशन पे जाता है। ये जुओं का अड्डा-वड्डा ऐसा जो भी था और यहाँ पर एक बंदा था सन डिवांग करके, ये उसका लोकेशन था। ये बंदा इंसान नहीं था, ये तो पक्का था कि कंडेंसेशन के 9th लेवल में था और प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में रहता है। कुछ जीव होते हैं जिन्हें सी घोस्ट कहा जाता है, समुद्री भूत या जो भी बोल लो, उनके साथ रहता है और उसके नाम पर जो वैल्यू थी ना वो थी 40 स्पिरिचुअल स्टोन्स की। बेसिकली ये लुटेरा था, जैक स्पैरो टाइप था समझ लो। तो खतरनाक भी होगा तभी यार बहुत सारे जो समुद्री लोग जाते हैं अपनी नाव लेके, उन्होंने इसके ऊपर ये सब पैसे रखवाए थे। तो ज़ू को ये पता था कि इसके खिलाफ एक्शन लेना मतलब अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पता कर भी लेता है ज़ू खड़े-खड़े कि ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं है आस-पास उसके अलावा, लेकिन फिर भी वो बाहर खड़ा रहता है। इस दौरान 4 घंटे बीत जाते हैं, सूर्योदय होने लगा था और ज़ू का टारगेट उसके सामने था। ये मोटा आदमी था जो था सन डिपांग। 2-3 कदम ही बाहर निकला होगा जुए के अड्डे से, इसकी नज़र ज़ू पे पड़ती। चौकस हो जाता है ये और ज़ू की तरफ ही बढ़ता है कि क्या गंदा दिन है। मैं मेरे पूरे पैसे खो चुका हूँ। अब एक बाउंटी हंटर सोच रहा है कि वो मेरा खोपड़ी उड़ा देगा। वो भी कि कंडेंसेशन के 7th लेवल में होके, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज़ू भी सीधा भाई खुले में आगे बढ़ता है एकदम। तो इस दौरान जुए के अड्डे के बाहर में 2 लोगों का बैटल शुरू हो चुका था। देखो ज़ू के पास 2 टेक्निक्स थी, बॉडी टेक्निक्स वाली और इस की कंडेंसेशन वाली तो थी। तो उसका स्पीड भी अच्छा था, स्ट्रेंथ भी अच्छा था। जब दोनों के मुक्के टकराते हैं ना, तो इस दौरान सन को फ़ील होता है यार ये बंदा पावर लेवल तो 7th है, लेकिन है तगड़ा काफ़ी। तो ये बंदा थोड़ा पीछे हटता है। सन डिवांग काफ़ी स्लो था। ज़ू का एक मुक्का इसके पेट पे पड़ता है, लेकिन इस बार ये बंदा पीछे नहीं जाता है। बॉडी इसकी फैलने लगती है। ये इंसान थोड़ा-थोड़ा ना ऑक्टोपस के जैसा लग रहा था। ज़ू इस दौरान थोड़ा-सा पीछे हटता है। इसके आसपास पानी की एक बूंद सी बनती है, बूंदें बनती हैं, तीर के जैसा शेप में जाने लगती है। और जब ऐसा ये करता है ना तो उस इंसान की बॉडी से यानी सन की बॉडी से बॉडी पे अलग लस-लसे पदार्थ दिख रहे थे। हरे बाल थे और स्केल्स वगैरह थे। जीभ भी अलग थी, मतलब क्या ही बताऊं। ये भागने को देखता है। ज़ू एक पानी की बूंद उस बंदे की तरफ बढ़ाता है। ये भाग ना पाए। सन कहता मरना ही चाहते हो क्या? कुछ ब्लैकिश एनर्जी बनाता है जिसमें मानो बहुत सारी आत्माएं थी जो जिसको इसने शायद खाया होगा। वो बढ़ाता है ज़ू की तरफ और ज़ू इजिली काउंटर कर देता। वो आत्माएं खत्म हो जाती है। अब इसका राइट हैंड आगे बढ़ता सन दिवांग को पकड़ने के लिए। इसके बॉडी पर जो भी स्केल्स थे ना वो हटने लगते। ये खून की तरह कुछ तो बदलने लगता है और ज़ू की तरफ पड़ता है बवंडर के समान। ज़ू के गर्दन की तरफ मतलब अपने हाथ को बढ़ाता है। क्लॉज थे क्योंकि इसके जानवर टाइप कुछ तो था, बट अचंभित हो जाता है। ज़ू को फर्क ही नहीं पड़ता इसके स्केल्स वगैरह जो भी ये वो उसके जो स्केल्स इसकी तरफ बढ़ रहे थे ज़ू की तरफ, उसे फर्क नहीं पड़ता। सीधा इसके हाथ को पकड़ता है, कलाई को मोड़ देता है। सन दिवांग भागने को देखता है बट ज़ू ने कस के पकड़ लिया था। अब इस बंदे की फटती मानो ज़ू के हाथ लोहे के समान थे भाई। वो बोलता है मेरे भाई मैं, जब तक ये बोल पाता। ज़ू इसका ही हाथ क्योंकि उसका हाथ क्लॉ के समान था, जैसे पक्षियों के होते हैं एकदम तगड़े, उसके ही खोपड़ी में घुसा देता है। खून फैलने लगता है क्योंकि इंसानों की तरह उसकी बॉडी थी भी नहीं, तो ये उतना भी खतरनाक अटैक नहीं था इसके लिए, लेकिन इंजर्ड हो चुका था सीरियसली। ज़ू अब इसके गर्दन को पकड़ बेहोश हो चुका था ये बंदा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। बाहर जो भी गार्ड्स खड़े थे ना भाई वो जुए के अड्डे के, उनकी फट जाती है बैटल देख करके। लोगों को लगा था यार बैटल लंबा चलेगा क्योंकि इंटेंस हो रहा था, लेकिन इजीली ज़ू ने खत्म कर दिए थे। बड़ी बात यह कि ये बंदा कौन था, सब जानते थे ये कौन था, सन डिवांग। अब ज़ू जब इधर से पढ़ रहा था ना तो गलियों में एक बंदा मिलता, लंबे बाल थे, चेहरे अलग ही थे, एक्सप्रेशन काफी अलग था। उसका जो डाविस्ट रोब तक अलग कलर का था कि कंडेंसेशन के 8वें लेवल में था और उसकी ओरा ज़ू पर लॉक्ड थी। और ये पूछता है कौन से क्राइम डिपार्टमेंट के तुम मुझसे आते हो और ये इंसान मुझे दे दो न, मतलब अलग प्रजाति मुझे दे दो।
मैं समझूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बेसिकली ये बंदा 7वें ही पीक का था, लेकिन कॉन्क्लेव डिसाइपल था। अब जू नहीं चाहता था कि इस बंदे को कुछ करे, क्योंकि कॉन्क्लेव डिसाइपल अगर कुछ करेगा तो मैटर्स हो सकते, लेकिन 40 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो भाई ये नहीं जाने दे सकता। उसके लिए तो ये किसी से भी मैटर कर सकता। लेकिन तभी एक आवाज आती उसी डिसाइपल के पीछे से। कॉन्क्लेव डिसाइपल्स अच्छे होते हैं, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट के मैटर्स के बीच में घुसे क्राइम डिपार्टमेंट के प्रेजेंस में ये सही नहीं है। अब ये इस बंदे की भी फटती है और जू भी उस तरफ देखता। बेसिकली आवाज कैप्टन की थी, जो कि सेव खाते हुए इधर बढ़ते हैं। दोनों सरप्राइज होते हैं, जू भी और वो बंदा भी। जू इस बात से थोड़ा सा अचंभित होता है कि कैप्टन इस मोमेंट पे आए, और जू को ना वो लॉज के ओनर पे भी विश्वास नहीं था कि वो सही एड्रेस देंगे, कि क्या पता भाई वो गलत एड्रेस दे जहाँ पर आप निपट सकते हो। तो जू ने क्या किया था, बेसिकली जाते जाते कैप्टन को, इसलिए वो जो टोकन पे बात किया था ना, कैप्टन से किया था कि आधा रिवॉर्ड मैं आपको दे दूंगा अगर आप मेन मैटर में आओगे तो। अब ट्रिकी सिचुएशंस में कैप्टन भी देखते हैं जू को अचंभित होते हुए, ये थोड़ा सा और खाते और फिर उस डिसाइपल की तरफ देखते हैं जिसकी अब थोड़ी थोड़ी फट रही है। और रूल जैसे बोलते हैं ना, धारा इसके तहत तुम्हें पता है कि नियम होता है कि जो इस ऐसे मैटर्स के बीच में है उसको क्या किया जाता है। ये बंदा वांटेड क्रिमिनल है, हम नियम का पालन कर रहे हैं और तुम बीच में पड़ रहे हो। कैप्टन स्माइल करता। कैप्टन का भी जो रोप था वो नॉर्मल ही था यार, ग्रे रोप ही था, लेकिन इनके जो शब्द थे ना एकदम नियम के साथ थे। ऐसा लग रहा था कॉन्क्लेव डिसाइपल ये है और वो बंदा नॉर्मल है। जो भी और अचंभित होता है और ये बोलते देखो यार, कॉन्क्लेव डिसाइपल मिसिंग होते हैं तो बड़ा इशू होता है, लेकिन ऐसे मैटर्स में कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि डिवांग सामने था, तो हो सकता है उसने तुम्हें मार दिया। कॉन्क्लेव डिसाइपल से यहाँ से निकल लेता है। कैप्टन बोलते मेरे स्पिरिचुअल स्टोन्स, हंसते हुए जू भी इन्हें आधा दे देता है। और उसके बाद कैप्टन बताते हैं जू को इस बंदे का नाम जोंग हेंग है, पागल है। तो इसके ग्रैंडपा क्योंकि एक एल्डर है 7th पीक पे, इसलिए, नहीं तो मैं इसको कब का मार दिया होता। मैं नहीं, मतलब कोई भी मार सकता था। इसके ग्रैंडपा चाहते कि इसे थोड़ा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले, इसलिए अब ये नीचे आता है। उसके बाद कैप्टन क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ पढ़ने लगते हैं। जू भी इन्हें फॉलो करता है। जू इस दौरान देखता है कैप्टन की तरफ, बट इससे कोई सवाल नहीं पूछता। कैप्टन बोलते यार ये बंदा, और कहते तुम सही में अपने को कैसे रोक लेते, तो कि तुम्हें ऐसा सवाल पूछना चाहिए था ना कि कॉन्क्लेव डिसाइपल मुझसे क्यों डर रहा था। जू भी बोलता हाँ बताओ ना। कैप्टन इसकी तरफ देखते और कहते यार तुम मुझे निराश कर देते हो, तुमने मजे वाला पार्ट तो छीन ही लिया। मुझे लगा था कि जैसे ही वो जाएगा तुम पूछोगे अरे आप उससे डर के कैसे भाग गया, लेकिन चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। 2 साल पुरानी बात है, मेरा एक मैटर हो गया था कॉन्क्लेव डिसाइपल के साथ। मैं भागना चाहता था 7 ब्लड आइज से, लेकिन तुम्हें पता नहीं है फिर क्या हुआ। कैप्टन हंसने लगा। वो बंदा थोड़ा सा बदनसीब था और समुद्री क्षेत्र में मर जाता है। सेक्ट ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि ये तो बस एक्सीडेंट था, ज्यादा चीजें पता नहीं चली ऊपर के डिसाइपल्स में, लेकिन ये बात फैल गई। ऊपर के मतलब पीक, जो ऑन पीक होते हैं कॉन्क्लेव डिसाइपल्स के पीछे मैं हूँ, तभी से वो लोग मुझे थोड़ा सा अवॉइड करते। जुइन की तरफ देखता। कैप्टन कहते तुम मेरे पे विश्वास कर गए। जुकिन कहता है नहीं। ये कहते फिर तुमने मुंडी क्यों हिलाई। जू कुछ जवाब नहीं देता है। कैप्टन कहता है यार तुम भाई। गेट के जब ये पास पहुंचने लगते तुम्हें पता है उसको मैं नहीं मारा था, लेकिन ये बड़ा सीक्रेट है 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर। जू कुछ नहीं बोलता है और फिर कैप्टन कहते लेकिन तुम्हें मुझे 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे, मैंने तुम्हें इतना बड़ा रहस्य बताया है। जू थोड़ा इरिटेट होता है कि यार ये आदमी सही में पागल है। कैप्टन का कल्टीवेशन बेस जो है ना वो 9th या 10th लेवल पे होगा की कंडेंसेशन। लेकिन जू जानता था कि इनका बैटल प्रोवेस अलग लेवल पे होगा, उससे कहीं ऊपर है। इस बंदे के अंदर अलग किलिंग इंटेंट है, इनके अंदर एक किलिंग इंटेंट दिख रहा था। इवन जब तक जू नहीं माना था ना 100 स्टोन्स के लिए, तब तक। अब जू सराय वाले आदमी की तरफ देख, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। इसको भाई वो खोपड़ी देगा, पैसे वगैरह तो मिलेंगे। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है जोंग हेंग के बारे में। वो डिसाइपल पूरी चीजें बता देता है इसको। वही स्टोरी था जो कैप्टन ने बताया। कैप्टन ने ज्यादा डिटेल ही बता दिया था बेसिकली, बट जू को अपना था कि कंफर्मेशन चाहिए ना, अभी कैप्टन पे कितना ही भरोसा करेगा। लेकिन जू इस दौरान जब अपने नाव पे आ जाता तो सोचता है यार कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, रुथलेस है, बट मुझे अलग तरीके से ट्रीट करता है। वो चाहता क्या है मेरे से, तो जू और चौकन्ना रहना चाहता था। जू के पास पुराना एक बाम्बू स्लिप था जिस पर नाम लिखा हुआ था पैट्रियार्च गोल्डन वज्रा का। उसके अंदर एक नया नाम ये लिखता है, ये जो सराय वाला इंसान था। उसके बाद कैप्टन का नाम, लेकिन कैप्टन के नाम के आगे ये प्रश्नवाचक लगा देता है, क्वेश्चन मार्क। इसने नाम इनका इसलिए लिखा था क्योंकि जब वो 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स की मांग कर रहे थे ना, तो इसने कलिंग इंटेंट फिल किया था कि क्यों, मतलब ये आदमी कैसा है पहले, लेकिन इसको जानना था। उसके बाद जू अपना कल्टीवेशन में लग जाता है। अब क्योंकि देखो यार, एक दिन बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते समझ लो, और ये लॉज के पास नहीं जाता है। लेकिन इसका ये चल रहा था कि मैं उस बंदे को छोड़ूंगा तो नहीं, लॉज वाले को, क्योंकि उसने इसे यूज किया था। इसके अभी 2 ही मकसद थे, कल्टीवेशन बढ़ाना और धर्माबोट को अपग्रेड करना। तो धीरे धीरे ये लेवल 4 का धर्माबोट अपना कर लेता है, कमा के। साइज भी पहले से काफी बढ़ गया था, कुछ उस पे टोटम्स के मार्किंग्स आ गए थे, मतलब मिस्टीरियस साइंस, और एकदम अब तो मगरमच्छ के समान दिखने भी लगा था इसका नाव। खोपड़ी तो ऐसा लगता था मानो जीवित हो, आंखें चमक रही हो, क्योंकि जोकिंग ने ना 2 सॉलिड डिस्क खरीदे थे जो आंख की तरह काम करते थे, और उनसे डिफेंसेस भी तगड़े हो गए थे।
हालांकि जू ने इसको लो लेवल के सामान से अपग्रेड किया था, लेकिन फिर भी जिस लोकेशन पे था ये हार्बर 79 वाला एरिया जो था, वहां पर तो भाई सबसे अच्छी नाव भी इसी की दिख रही थी। लेकिन इसे अब चौकन्ना भी ज्यादा रहना पड़ता था ना भाई, आपके आपकी नाव अच्छी दिखेगी तो उसके पीछे लोग आने वाले भी अच्छे होंगे। धीरे धीरे इसका प्लान यही चल रहा था कि समुद्री क्षेत्र में जाएगा, इसलिए नाव को अपग्रेड कर रहा था। और जो जोंग हेंग था उसकी तरफ से कुछ फिर आता भी नहीं है इसके खिलाफ अटैक, मतलब कैप्टन की वजह से सच में वो डर गया था। अब इधर फाइनली अनाउंस हो गया था कि नाइट डॉफ के मेंबर्स को अब निपटाना है, मतलब जो क्राइम डिपार्टमेंट पूरी प्लानिंग कर चुकी थी, लंबा ये लोग प्लान बिछा चुके थे। 2 दिन और बीत जाते हैं, जू किंग आज ड्यूटी पे नहीं, मतलब ड्यूटी करके निकला होगा ऐसा समझो। लेकिन फिर से इन्फॉर्मेशन आ जाता है टोकन के थ्रू कि कोई घर नहीं जाएगा, इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। आज की रात में ही वो पूरा जाल बिछाया जा रहा था। 2 घंटे बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो कैप्टन आते हैं और चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जू की तरफ देख और जू से बात करके कहते हैं कि तुमने जो लोकेशन के बारे में बताया था वो सच में छिपने वाला ही जगह है उनका, और आज रात हम उधर ही जा रहे हैं। हमारे साथ अर्थ ब्यूरो भी होगा, उनका यूनिट 3। और ये बताते हैं जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पर 2 लोग छिपे हुए हैं जो कि की कंडेंसेशन के ग्रेट सर्कल लेवल में है। ग्रेट सर्कल मतलब की कंडेंसेशन से आप फाउंडेशन लेवल पे जाते हैं ना, तो बीच का बस लेवल वो, मतलब आप समझ लो कि की कंडेंसेशन के पीक पर है। 4 लोग 9th लेवल पे हैं वहाँ, 7 लोग 8वें लेवल पे हैं, और उसके नीचे तुम बोलोगे तो 25 लोग हैं। तो इसलिए हम मैटर सीरियस ले रहे हैं। देखो अगर हम उसके चीफ को निपटा देते हैं, अगर हमारी पूरी टीम, तो सबको टीम में हमारे जो भी मेंबर्स रहेंगे उन्हें 10-10 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। जो आखिरी पंच मारेगा जिससे वो बंदा मरेगा उससे 80 स्पिरिचुअल स्टोन्स। और जो अलग अलग बंदे चीफ के अलावा उसको तो मारोगे तो हर एक को जिसको मारोगे उसके 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स। तुम लोग अच्छे पैसे कमा सकते हो। जू तो एकदम खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। इसका ये था कि अगर धर्मा बोर्ड को क्लास 4 से 6 तक ले जाना चाहता है, मटेरियल्स अच्छे खासे चाहिए होंगे, तो इसे अच्छे खासे लोगों को मारना पड़ेगा। और इस बार ये लो लेवल के मटेरियल यूज नहीं करेगा, मिड लेवल के मिनिमम, यानी मिनिमम इसको 80 स्पिरिचुअल स्टोन्स कमाने पड़ेंगे। हाई लेवल के मटेरियल के बारे में तो अपना लौंडा सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसे का हो जाएगा। और इस बात से ऐसा नहीं कि बस जू प्रभावित होता है, जितने भी यूनिट 6 के मेंबर्स थे ना, सबकी आंखों में एक चमक था। क्योंकि देखो यार, ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बाउंड्री लिस्ट वालों को निपटाने में लगे रहते हैं। ऐसे वाले जो मिशन हैं या जो भी बोल लो, बहुत कम आते हैं। और आज वो दिन था। इस दौरान एक बंदा पूछता है, कैप्टन स्टार्ट कब करेंगे? कैप्टन भी हंसते हैं, सेव खाते हुए बोलते बस शुरू ही कर रहे हैं। कुछ जेट स्लिप्स निकालते और सबको दे देते और ये बोलते हमारा मिशन यही है। देखो 2 जो उनके चीफ्स हैं जो कि ग्रेट की कंडेंसेशन में है, उन्हें टारगेट करना है और मैं चुपके से जाऊंगा निपटाने। बाकी लोग घेर लेना, मार सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो समय निकालना। उम्मीद करता हूँ हमारी टीम का कोई नहीं मरेगा। तो फिर ये उस मिशन पे निकल जाते हैं। चंद्रमा अलग चमक रहा था। बहुत सारे लोग इस दौरान आगे बढ़ते हैं, अलग अलग दिशाओं से जाते हैं। जू अपनी यूनिट 6 के साथ आगे बढ़ रहा था। अब इसको लगता है अगर 2 को निपटा दिया तो 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल जाएंगे। कैप्टन ने जेट स्लिप दिया ही था, पूरा इन्फॉर्मेशन था हर एक चीज के बारे में कि कौन सा टेक्निक वो यूज करते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज सभी कैप्टन को फॉलो करते। और पहले वार्निंग मिल गई थी, गलियां पूरी साफ थी, मतलब इवन जो हुए के अड्डे थे, रेड लाइट एरिया थे, सभी शांत थे, सबको पता था। इवन हर एक जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें भी पता था कि आज कुछ बड़ा हो रहा है, गलियों में खून बहेगा। इसलिए लॉज वाले को भी जो रहते थे ना, उनके भी दरवाजे बंद थे। इवन जो वो प्लांस स्प्रिंग वे था उसका भी, यानी वो जो ओल्ड मैन वो लॉज रन करता था। जो इस दौरान एक डाविस्ट रोप वाले बंदे को देखता जो ग्रे कलर का था, थोड़ा डरा हुआ था। रूल्स भी देखो साफ थे कि कुछ भी हो जाए। सेक्ट का एक रूल था कि आप जो नॉर्मल नागरिक हैं उन्हें हार्म नहीं कर सकते। और जो आज वो रूल पहली बार दिख रहा था डोमिनेटिंग वे में, क्योंकि एक बड़ा मिशन था। तो ये लोग फाइनली अपने उस लोकेशन पे पहुंच चुके थे। कोई बड़ा सा विला टाइप था, लैंप बाहर चल रहे थे। अब जब यहाँ पर ये पहुंचते हैं ना, तो क्राइम डिपार्टमेंट का ही एक कांस्टेबल यहाँ पर पहले से छिपा हुआ था। ये लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब सर्विलांस करते हैं। कैप्टन को देख के सैल्यूट वैल्यूट मारते हैं, फिर निकल लेते हैं। कैप्टन अब बाकी लोग अपनी टीम मेंबर से कहते हैं प्लान को फॉलो करते हैं। कैप्टन इस दौरान चुपके से अंदर जाते हैं। 8 कांस्टेबल्स जैसे जूकिंग वगैरह जो भी गिन लो, ये अलग अलग डायरेक्शन से घेरने लगते हैं। 10-12 अपनी पोजीशंस ले लेते हैं जैसे भी। जू भी अंदर घुसने वालों में से एक था, बहुत तेजी से बढ़ता आगे, एकदम बिल्ली के समान। इस दौरान और भी कुछ लोग आते हैं क्राइम डिपार्टमेंट के अलग ग्रुप्स के। ये अर्थ ब्यूरो यूनिट 3 वाले थे। वो जो कैप्टन नया वाला बना था ना, जो मरफॉक था, वो भी आता है। ये लोग देखते हैं कि यार यूनिट 6 तो मिशन पे लग चुका है, और ये लोग कुछ तो सामान निकालते हैं, ब्लैकिश मटेरियल, उसे फोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से नाइट डॉग वाले अलर्ट भी हो जाते हैं। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। मतलब जो देखो अब तो हो गया ना खराब, क्योंकि यूनिट 6 वालों का क्या था, शांति से अचानक से घुसेंगे। कैप्टन का प्लान यही था और निपटाना शुरू करेंगे। तो जू किंग भी समझ जाता है कि जानबूझ के ये कर रहे हैं यूनिट 3 वाले इनके यूनिट 6 के साथ। एक तो जो चीज फटा था, पटाखे के सामान या जो भी बोल रहे, इसके बाजू में फटा था थोड़ी दूर पे। अबे इसकी वजह से क्या हो रहा था, धुएं भी हो रहे थे। इतना ज्यादा धुआं हो जाता ना कि आप देख नहीं पाओगे, लेकिन बैटल के साउंड्स आ रहे थे अब हर एक कोने से। जू इग्नोर करता यूनिट 3, और उसको तो आदत थी भाई, धुआं हो कुछ भी हो, लौंडा अपना हार्ड है।
मिलता है इसको एक मिडिल ईस्ट मैन की कंडेंसेशन के 6th लेवल और गला ही निपटा देता है। आगे बढ़ते रहता है, बैटल करते रहता है, तीसरे टारगेट की तरफ बढ़ता है। फिर 2 को निपटा चुका था। अगरबत्ती जितना समय लेता चलने में उतने समय में बहुतों को निपटा चुके थे ये लोग। एक ना ब्लेड इसकी तरफ पड़ता है जैसे कि ये अवॉइड कर लेता है, डॉज कर लेता है। उसके बाद जू एकदम कातिल आंखों के समान की तरह उस तरफ देखता है जिधर से वो ब्लेड आया। जू देखता है कि एक यूनिट 6 का बंदा और एक यूनिट 3 का बंदा है मिल करके एक नाइट टॉप के मेंबर से बैटल कर रहे थे। यूनिट 3 वाला ज्यादा खुश नहीं था जू को देख करके। 6 वाला खुश हो जाता है जू को देख करके, क्योंकि देखो एज अ टीम ये काम कर रहे थे और यूनिट 6 के ये दोनों थे, जू और वो बंदा बोलता है जू यार ये बंदा 8th लेवल पे है। नाइट ऑफ कल्टिवेटर जब जू को देखता है तो भागने को देखता है, लेट हो चुका था। जू की आपको स्पीड पता है। इवन इसके साथ ही और जो यूनिट 3 का डिसाइपल था दोनों अचंभित हो जाते हैं इसके स्पीड को देख करके। सीधा इसका डैगर बढ़ता और खोपड़ी माफ करेगा गला उड़ा देता है। लाश ढेर हो जाती जमीन पे गिर कर। देखो यूनिट 3 के उस बंदे ने बहुत स्ट्रांग लोगों को देखा था बट जू को देख करके अचंभित था। एक कल्टिवेटर जो कि मतलब की के 7 लेवल पे 8th वाले को इजीली एक अटैक में निपटा गया था और यूनिट 6 वाला तो एकदम जू को रेस्पेक्ट दिखा रहा था और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में बढ़ जाता है क्योंकि और भी बैटल करने हैं। जू इधर इनके सैक्स को देखने लगता है जो 3 लाशें पड़ी थी और जू यहाँ से निकल ही रहा था। अभी एक टैकर बहुत तेजी से इसी का एक लाश की तरफ पड़ता है लेकिन लाश हट जाता है थोड़ा सा साइड में और जू का टैकर हिट नहीं कर पाता उसे। लाश की आंखें खुल जाती है तो वो पूछता तुम मुझे कैसे पकड़ लिए। जू बोलता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है और तुम्हारा जो एक्टिंग था उतना भी रियल नहीं था। वो बंदा बोलता है फिर तो तुम बहुत अनलकी हो और उसके बाद ये अपने चेहरे को साफ करके वो लाश जो था जिंदा ही था भाई मिडिल ईस्ट मैन जू की तरफ पड़ता है। इस बंदे का पावर लेवल था की कंडेंसेशन के ग्रेट सर्कल में। हाइड आउट चीफ था समझ लो। इसके आपको 80 या जो भी मिलेंगे, अगर अकेले मार दोगे तो पूरी टीम मारेगी तो 10-10 मिलेंगे, ऐसा कुछ तो था। जू भी एकदम चौकन्ना हो जाता। वो बंदा भी चौकन्ना था क्योंकि उससे नहीं लगा था कि कोई उसके इस एक्टिंग को पकड़ लेगा। फुल फोर्स के साथ वो अटैक करता है। 9 कुछ सांप जैसे आग दिखते हैं जो कि जू की तरफ पड़ते हैं और जू भी रियलाइज करता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर ये फील कर रहा है कि कंडेंसेशन के बंदे का। जू को फर्क नहीं पड़ता, अपने आसपास पानी के बूंदे बना और ये जो 9 फ्लेम सरपेंट्स आ रहे थे उन्हें काउंटर करने लगता है। और जू के मतलब वो जो पानी की बूंदे बन रही थी ना वो एक शेप ले रही थी मगरमच्छ का जो कि 5 फ्लेम सरपेंट्स को तो डिवोर कर जाती और 4 को बचे थे और वो आराम से डील कर सकता था। कल्टिवेटर शॉक्ड भी होता कि ये बंदा मतलब 7th लेवल पे ऐसा कैसे कर सकता है। अब और ज्यादा अचंभित होता है ना जब जू के पीछे हॉबगॉब्लिन की छाया बनती और वो बोलता है तुम 7 ब्लड के आई डिसाइपल, नॉर्मल डिसाइपल तो नहीं है, क्योंकि ये खतरा फील करता है, पीछे हटता है और एक अपना ट्रेजर निकालता है जो ब्लूइश कलर का चमक रहा था। बहुत तेजी से भाग, लेकिन टालिस्मैन को ये कई बार यूज कर चुका था तो उसकी ऑरा कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक ऑरा ऐसी आती है जो कि फाउंडेशन लेवल के करीब होगी। जू की तरफ एक हाथ सा बढ़ता है। जू देखता है, टॉस करता है, हाथ इसका पीछा करता है और चीफ को भागते हुए देख रहा है। मेरा जहर अभी तक काम नहीं किया, लेकिन तभी जो चीफ था ना उसकी फटती है, क्योंकि जब जू बोलता है तो वो सुन लेता तो उसकी फट जाती है। वो खून की उल्टी करने लगता है, उसका चेहरा हरा पड़ने लगता है। ये बोलता है जहर। अंदर से ना पूरे इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो गलने लगे थे। सीक्रेट मैजिक यूज करता है, दोनों हाथों को ऐसा जोड़ के छाती पे मारता है, फिर अपने खुद फ्लेम प्रकट करता था कि आग है ना जो जहर को गला के खत्म करते। धीरे धीरे उसके चेहरे पर जो हरी ऑरा थी गायब होने लगती, लेकिन उसने अपनी अच्छी खासी ऑरा इस्तेमाल कर ली थी खुद को बचाने में ही। जू उस हाथ को फिर से टॉस करता है, बिजली की गति से आगे बढ़ता है चीफ की तरफ, लेकिन तभी एक ऑरा ये फिर से कुछ तो फील करता है खतरनाक। ये पीछे हटता है, शार्प ऑरा थी एकदम रेजर के समान, चैक्रैम कह सकते। और जू देखता है वो ऑरा बेसिकली वो जो मर्क फॉक कैप्टन था ना उसकी थी। बहुत तेजी से आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए बेसिकली चीफ को। जू बोलता है ये मेरा हिस्सा छीन रहा है, क्योंकि जू ने ऑलरेडी उसको इंजर्ड कर दिया। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएलकेमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। और गाइस वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि थोड़े व्यूज़ बढ़ें और हाइप भी बनाओ वीडियो का जो ऑप्शन आता है।